बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एजुकास्ट के थर्ड एपिसोड में बिलाल सेठी आपका होस्ट आपके सामने हाजिर है। आज हम डिस्कशन करेंगे एक रिनाउंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटर मिसेस फ़राह हामिद ख़ान जो 2 बार सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा में रहीं, फिर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके अलावा सेक्रेटरी इंडस्ट्री और लकीली फ़ेडरल गवर्नमेंट में भी एज़ सेक्रेटरी एजुकेशन सर्व कर चुकी हैं, तो काफ़ी उनका एजुकेशन के हवाले से एक्सपीरियंस है। आज उनसे बात करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। Thank you for अ, inviting. थैंक यू जी। मैडम ये बताइए कि अब चूँकि 18th अमेंडमेंट के बाद यूनिवर्सिटीज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है और यूनिवर्सिटीज़ चूँकि ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, तो सिविल ब्यूरोक्रेसी जो होती है, उनका क्या रोल है यूनिवर्सिटी? अच्छा, एक तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि 18th अमेंडमेंट के बाद यूनिवर्सिटीज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ का जो चार्टर है वो हमेशा से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करती थी, इवन बिफोर द 18th। और इनिशियल फंडिंग भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आती थी। और रेगुलेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में जो एचईसी है का इदारा है। वो 18th अमेंडमेंट के बाद फिर एक डिबेट चल पड़ी और एचईसी को भी वाइंड अप करने की बातें हुई, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द फेडरल एचईसी। हाउएवर सम प्रोविंसेस हैव देयर ओन प्रोविंशियल एचईसी। तो ये तो खैर एक बाय द वे मैंने मेंशन कर दिया। सिविल ब्यूरोक्रेसी का देखिए, एब्सोल्युटली आई एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज, लेकिन आप लोगों को ये भी समझना चाहिए और उसमें मेरी सिविल ब्यूरोक्रेसी से भी यही एडवाइस होगी कि ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट के बगैर यूनिवर्सिटीज नहीं चल सकती। सो इंटरफेरेंस को इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। हाँ, आई वुड नेवर से कि वो नेगेटिव तरीके से प्रेशराइज करने के लिए गलत कामों के लिए इंटरफेरेंस की जाए, बट active support of the bureaucracy is absolutely necessary for smooth running of the university. अब उसमें वजह क्या है? ये है कि देखें, हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर की तो नहीं बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो दे आर पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फंडिंग भी वहाँ से जाती है, चार्टर भी है वो यूनिवर्सिटीज़ का प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। तो जब तक एक पॉजिटिव सपोर्ट नहीं होगी ब्यूरोक्रेसी की, फिर देखें आपके जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होते हैं वो ही और शी इज़ पार्ट ऑफ द ओवरसाइट बॉडी, सिंडिकेट हो गया, सेनेट हो गया। फिर 100 किस्म के मसले होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर इंस्टेंस लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, तो वो आपको ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट ही चाहिए ना। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा गया है इन सर्टेन केस, नॉट ऑन ऑल केसेस, कि ब्यूरोक्रेसी जब इंटरफेयर करती है तो वो उसको यूनिवर्सिटीज़ भी एक अच्छे स्पिरिट में नहीं लेती, और कभी-कभार वो इंटरफेरेंस भी कोई प्रोडक्टिव नहीं साबित होती। सो यू नीड टू कीप अ वेरी फाइन बैलेंस कि आपकी ऑटोनॉमी भी हर्ट ना हो और आप यूनिवर्सिटीज़ को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करें। और उसमें सबसे जो वाइटल चीज़ है जो अब मैं सुनती हूँ और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो वाइस चांसलर्स कहते हैं कि जी हमें एक्सेस नहीं सेक्रेटरी तक। सो दैट्स वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज़ आई कैन से कि मेरे ज़माने में माय डोर्स वर ऑलवेज ओपन फॉर नॉट ओनली द वाइस चांसलर्स, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के कोई भी मसाइल होते थे, एनीबॉडी कुड जस्ट वॉक इनटू माय ऑफिस, एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स। एक चीज़ जो हम ज़्यादा देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है ये काफ़ी गैप रखती है और इस जब ये गैप बढ़ता है तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं और मसाइल सामने आते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ये जो गैप है इसको कैसे ब्रिज किया जाए बिटवीन स्टेक होल्डर्स? तो यही मैंने कहा ना कि वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब ब्यूरोक्रेसी एक्सेसिबल होगी और फॉर इंस्टेंस मुझे वो वाइस चांसलर्स वो अभी भी याद करते हैं कि हम रात को 12 बजे भी आपको कॉल कर लेते थे।
सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रायोरिटी एरिया है और इसमें one has to make oneself available 24/7 to address the problem. लेकिन फिर दूसरी साइड से भी है कि अम, जो यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ हैं या उनकी फैकल्टी है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ एक एडवर्सेरियल उसमें रिलेशनशिप में आने की बजाय वो ये समझने की कोशिश करें कि हमने सब ने जब तक साथ मिल के नहीं चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो तब तक चीज़ें आगे नहीं। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रेनिंग जिस वक़्त होती है, तो ये उस वक़्त इनको कुछ ऐसी बात बताई जाती है कि भई आपने यू आर सुपीरियर, क्योंकि सीएसएस का नाम ही कोई सुपीरियर नहीं, से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी तो मैं तो इंतज़ार ही करती रह गई कि कब हमें बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आप एक तो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप जब सर्व करने जाते हैं तो वहाँ पे जो माहौल होता है, हमारे चारों प्रोविंसेस में ब्यूरोक्रेसी के काम करने का माहौल काफ़ी मतलब हर एक की अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है, फिर जिस तरह के आपको सीनियर्स मिलते हैं, जिस तरह एंड यस सबॉर्डिनेट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू रेजिस्ट बिकॉज़ सबॉर्डिनेट्स तो चाहेंगे ना कि आप कि जी आपको बहुत बड़ा अफ़सर साबित करें ताकि वो उनके अपने काम निकल सके। सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट दैट इज़ प्रोवाइडेड। ठीक। आपने अपना जो दौर गुज़ारा एज़ अ सेक्रेटरी, तो एक ग्रेसफुल दौर था और उसमें यूनिवर्सिटी एक्ट बना 2012 में। तो ये बताइए कि जब यूनिवर्सिटी एक्ट बन रहा था 2012 का, तो उस वक़्त कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी और जो स्टेक होल्डर्स थे इनको कितना एतमाद में लिया गया था? जी, ये एक बड़ा लंबा सफ़र था और बड़ा फुलफिलिंग और एक एक्सरसाइज़ थी। ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि जैसे ही मैंने चार्ज लिया एज़ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इन 2010, सो देयर वाज़ दिस थिंग गोइंग ऑन कि जी पेशावर यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है क्योंकि उसके सेनेट के मेंबर्स की तादाद 140। अब आप इमेजिन करें कि ज़ाहिर है 1950 में वो एक्ट बना था। 140 मेंबर्स की सेनेट, वो कैसे ओवरसाइट फंक्शंस और वो जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है सेनेट का हर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से जब बात स्टार्ट हुई तो फिर वो कुछ और अमेंडमेंट्स की निशानदेही की गई कि ये भी होनी चाहिए। तो उस वक़्त एचईसी ने जब एचईसी बनी थी तो उन्होंने एक फेडरल यूनिवर्सिटीज़ मॉडल एक्ट बनाया और एचईसी की ख्वाहिश ये थी कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उनके एक्ट्स को अमेंड करे। ऑफ कोर्स विद देयर ओन रिक्वायरमेंट्स जो प्रोविंशियल और उससे पहले केपी का अपना एक्ट था? नहीं, नहीं था। उस वक़्त हर यूनिवर्सिटी का अपना एक्ट था और वही इश्यू है ना कि वो किसी यूनिवर्सिटी में 25 बंदों की सेनेट थी, पेशावर यूनिवर्सिटी में 140 की और मुख्तलिफ हर एक का स्ट्रक्चर था। सो पहले तो इस बात पे सबको कन्विंस किया गया। वी हैड अ लॉन्ग कंसल्टेशन, मेरे ख़्याल है 1.5 से 2 साल की कंसल्टेशन का पूरा प्रोसेस था। उसमें हमने सबको इन्वॉल्व किया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लेकर और स्टूडेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स ज़ाहिर है फैकल्टी, वाइस चांसलर्स जो सर्विंग थे, जो रिटायर्ड थे, उनकी भी हमने जो विज़डम है उसको इस्तेमाल किया। एचईसी वाज़ फुली ऑन बोर्ड एंड वेरी सपोर्टिव और ब्यूरोक्रेसी में भी जो लोग इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पे थे, सबको ऑन बोर्ड लेकर बहुत सारी कंसल्टेशन करके हमने एक ड्राफ्ट बनाया, फिर वो लॉ में गया। फिर जब असेंबली में गया तो असेंबली ने उसे कमेटी के हवाले किया, कमेटी में भी बहुत लंबी-लंबी डिस्कशंस और उसके बाद कोई तकरीबन 1.5-2 साल के बाद ये लॉ एनेक्ट हुआ एंड वी आर प्राउड टू बी द फर्स्ट प्रोविंस एंड प्रोबेबली द ओनली प्रोविंस हैव अ स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज एक्ट, वरना
मेरा ख़्याल है बाकी प्रोविंसेस जब इतनी अलग-अलग। कंसल्टेशन के बाद एक एक्ट बन चुका था, तो उसमें फिर रिपीटेडली अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? और ऐसे क्या पॉइंट्स थे कि जिनको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी? दैट इज़ द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। एक्चुअली इतना अमेंड उसको कर दिया गया है कि अब तो अगर मैं उसको देखती हूँ तो पहचाना नहीं जाता कि वही एक्ट है जो हमारे ज़माने में। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ आई शुड से देयर वर सम पर्सनल एजेंडाज़, सम पॉलिटिकल एजेंडाज़ अ, और कुछ जो लॉबीज़ थी उनके अपने एजेंडाज़ थे। जो उस वक़्त हमने बड़ा रेज़िस्ट किया था, हमने एक बैलेंस स्ट्राइक किया था कि टोटली किसी एक लॉबी की बात ना माने। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो रिपीटेडली इतनी अमेंडमेंट्स हुई हैं और काफ़ी अब उस शेप में नहीं रहा। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में ये आता है कि जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती है कि किसी एक्ट में अमेंडमेंट हो, तो क्या सिविल ब्यूरोक्रेसी उसको रेज़िस्ट कर सकती है? या वो एटलीस्ट उस पे एक प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं कि नहीं इसके रिपरकशंस कुछ ऐसे डेंजरस होंगे? येस एब्सोल्युटली करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आजकल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम हम जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी एक हद तक ही रेज़िस्ट कर सकते हैं क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का फाइनल जो मैंडेट है वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का है, उनको वोट देते हैं लोग इसी काम के लिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का ये काम है कि बिल्कुल सिंसियरिटी और इंटेग्रिटी के साथ जो उनका ओपिनियन है एक कंसिडर्ड नॉट बायस्ड इन फेवर ऑफ एनी सेक्टर, एनी स्टेक होल्डर, वो एक कंसिडर्ड ओपिनियन ज़रूर और इन राइटिंग दें अपने जो पॉलिटिकल बॉसेस। फिर उसके बाद इट्स देयर डिसीजन। ऑलराइट। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हमारे सूबे में बनाई गई कि जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी और उसी वजह से एक फाइनेंशियल क्रंच भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ को आ रहा है और वो अब एक लायबिलिटी बन चुकी है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की फिज़िबिलिटी क्यों दी गई? ये जो इशू है ना, ये सिर्फ हमारे प्रोविंस का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में ये इशू है एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस चीज़ को यूनिवर्सिटी बनाना जो है वो एक कैंपेन स्लोगन बन चुका है और यूनिवर्सिटीज़ को एक एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए के तौर पे देखा जा रहा है। उसकी वजह से जगह-जगह जहाँ पे ज़रूरत नहीं है शायद एक कॉलेज भी वहाँ प्रॉपर्ली ना चल सके, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बन गई। और उससे क्या हुआ है कि जो रिसोर्सेज़ हैं वो इनफ नहीं रहे, फाइनेंशियल क्रंच तो अपनी जगह पे। एचआर आपको नहीं मिलता, यू डोंट फाइंड क्वालिफाइड फैकल्टी, यू डोंट फाइंड वाइस चांसलर्स। तो ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने फेडरल गवर्नमेंट में भी कोशिश की थी इस पे थोड़ा-सा कैप करने की और वो करते ये हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट थोड़ी-सी फंडिंग दे के और लॉ पास करके यूनिवर्सिटी लॉन्च कर देती है और उसके बाद एचईसी के पास आ जाते हैं फॉर डेवलपमेंट। तो एचईसी के पास भी इतने फंड्स नहीं। फीजिबिलिटी ये अगेन यू सी इट्स feasibility ज़रूर ब्यूरोक्रेसी इंडिकेट करती है बट द पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ द पावर टू ओवररूल। फाइन। अभी जो एक्ट अमेंड हुआ है उसमें वाइस चांसलर को 4 साल टेन्योर दिए गए हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो उनको अपॉइंट 2 सालों के लिए किया जाएगा और वो फिर अपनी कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो उनको 2 साल मज़ीद दिए जाएँगे। आपको क्या लगता है कि एक वाइस चांसलर के लिए कितना टेन्योर होना चाहिए कि जिसमें वो डिलीवर कर सकें? 4 इयर्स टेन्योर और सिक्योर टेन्योर इज़ अप्रोप्रिएट फॉर वाइस। इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 इयर्स के बाद आप उससे ज़रूर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करिए और उसकी बुनियाद पे अगर आपने एक्सटेंशन देनी है तो ये अ, वाइस चांसलर्स का अनफॉर्चुनेटली इस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसका आई वुड दैट इज़ समथिंग व्हिच आई वुड रियली लाइक टू पॉइंट आउट बिकॉज़ उस वक़्त भी मेरी बहुत बहस होती थी इस मौज़ू पे। वाइस चांसलर का जो रोल है ना वो एक गवर्नेंस का रोल, वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो हमने जो ओरिजिनल एक्ट बनाया था उसमें
बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन हुई थी एंड वी रीच्ड द कंक्लूजन कि इस एक्ट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज़ फार एज़ रिक्रूटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर। अब रिक्रूटमेंट नहीं मुझे कहना चाहिए, अपॉइंटमेंट। इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। तो उसमें हमने इस तरह की प्रोविजंस डाली थी कि जो बंदा वाइस चांसलर हम सिलेक्ट करें, वो ज़रूरी नहीं है कि प्योरली एक एकेडमिक हो। एकेडमिक हो और उसमें गवर्नेंस का पोटेंशियल हो, तो उससे बेहतर बात ही कोई नहीं। लेकिन ऐसे भी आपको कोई लोग मिल जाएँगे जो प्योरली एकेडमिक नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस उनके पास पीएचडी नहीं होगी या उन्होंने इतने रिसर्च पेपर्स नहीं लिखे होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होंगे, तो व्हाई नॉट? यानी वाइस चांसलर का रोल जो है वो कोई मेरे ख़्याल में 70% अ, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है और 30% एकेडमिक, बिकॉज़ एकेडमिक मैटर्स के लिए तो पूरी एक एक मशीनरी मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ में। डीन्स हैं, एकेडमिक काउंसिल्स है, सिंडिकेट है, ये सारे इदारे मौजूद हैं, गाइड द वाइस चांसलर। लेकिन वीसी ने क्या करना है? वीसी ने यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स लेके आने हैं। यूनिवर्सिटी के जो ब्यूरोक्रेसी से मसाइल हैं, उनमें उनको सॉर्ट आउट करना है, लिंकेजेस बनाने हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एचईसी से फंडिंग लेके आनी है, एचईसी के साथ डील करना है। इसके लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया डाल दिया गया है कि यानी 2 साल में एक वाइस चांसलर की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है? जी, दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज़ पहला साल तो आप अपनी असाइनमेंट को समझने में लगा देन पहला और दूसरा साल मिला के आपकी प्लानिंग होती है कि आपने क्या रिफॉर्म्स करने हैं। उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होती है। तीसरे साल में इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए मैंने कहा कि 4 साल विदाउट विद अ सिक्योर्ड 4 ईयर टेन्योर, दैट इज़ एसेंशियल। मैडम मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो ये हमारी यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स हैं, इनको आपका क्या मैसेज है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ को अपलिफ्ट करना है, तो क्या किया जाए? सारे स्टेक होल्डर्स, सिर्फ यूनिवर्सिटी के नहीं, ये तो हमारे सारे मुल्क का यही हाल है। सब स्टेक होल्डर्स को एक कलेक्टिव कलेक्टिव गुड है उसके बारे में सोचना चाहिए। अपने-अपने इंटरेस्ट्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस रहेंगे तो इनके इंटरेस्ट्स भी लॉन्ग टर्म में सेफगार्ड हों। यहाँ हर किसी ने अपना एक इंटरेस्ट ग्रुप बना लिया है एंड दे आर ऑल वेरी टाइटली गार्डिंग देयर ओन ग्रुप्स इंटरेस्ट। So we have to go towards collective good and the collective development. फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप यू विल बी कमिंग Thank अगेन you. इन फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।